हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी केमिस्ट्री में जितने भी ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस आते हैं, है ना? जिससे रिलेटेड नीट केमिस्ट्री के अंदर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, सारे शॉर्ट बूस्टर हैं भाई। सारी वीडियो से आपके 2-3 क्वेश्चन फँसने वाले हैं। जैसे सारी नेम रिएक्शन करा दिए हैं, सारे के सारे रिएजेंट करा दिए हैं, ट्रेंड एक्सेप्शन आज हो जाएगा, डिस्टिंग्विश टेस्ट हो चुके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हो चुके हैं, सोल्ट एनालिसिस हो चुके हैं, ऑल ग्राफ्स हो चुके हैं एंड मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू जो रहते हैं नीट केमिस्ट्री के अंदर, वो सारी की वीडियो बना चुके हैं। ये 8 की 8 वीडियो, हर एक वीडियो आपकी 2 से 3 क्वेश्चन फँसा देगी गारंटीड। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इन वीडियोज़ के लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएँगे। साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इन सब के बढ़िया-बढ़िया नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। धैर्य अकेडमी के नाम से चैनल है, जिस पे ऑलरेडी 1600 समथिंग स्टूडेंट हैं। तो आप इसको जॉइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको सारे के सारे प्रीमियम रिवीजन नोट्स चाहिए चैप्टर वाइज़, तो वो आपको मिल जाएँगे हमारी केमिस्ट्री गुरुजी ऐप पर। आई थिंक 180 रुपीज़ इनका प्राइस है। और इनका प्राइस 180 इसलिए रखा है सो दैट कि तुम्हारे माइंड में रहे, हाँ 180 हमें स्कोर भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो देखो यार, ट्रेंड क्या रहता है सबसे पहले, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? होता क्या है एटॉमिक रेडियस? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बाहर से सेंटर न्यूक्लियस के सेंटर से लेके बाहर की सेल तक का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या ट्रेंड रहता है? जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज करता है। ये एक जनरल ट्रेंड है। लेफ्ट राइट जाते हुए डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज क्यों करता है? कॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, जैसे ग्रुप 13 में आ जाओ। क्या रहेगा? बाबा, देखिए डाउन द ग्रुप तो क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए। बाबा, अली गए इंडिया से थाईलैंड, ये वाला सीन होना चाहिए। बट गैलियम बदतमीज पहले आ जाता है और एल्यूमीनियम बाद में आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है सर? यहाँ पर डी ब्लॉक की कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है या पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल हो जाती है। देखिए शील्डिंग क्या होता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोके, बट डी ऑर्बिटल की शील्डिंग जो होती है वीक होती है, वो रोक ही नहीं पाता बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाते हैं। तो गैलियम का जो साइज होता है वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है और एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा सा बड़ा रह जाता है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में एक बड़ा बढ़िया एक्सेप्शन देखने को मिलता है आपको। अब देखिए जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा। मतलब 3D से सर साइज़ बड़ा होगा 4D का, 4D से साइज़ बड़ा होगा 5D का और 5D से साइज़ बड़ा होगा 6D का। बट होता क्या है कि 4D और 5D का साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इवन 5D और 6D का भी इक्वल तो नहीं होगा, 6D का थोड़ा ज़्यादा होगा, बट 4D और 5D का साइज़ सिमिलर सा होता है। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि इनका साइज़ सिमिलर क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? सुना होगा आप लोगों ने, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में एक आता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि लेंथेनॉइड का साइज़ कंटीन्यूअसली घटता रहता है। और क्यों करता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f सबशेल। 4f की जो शेप होती है वो डिफ्यूज शेप होती है, जिसकी वजह से उसकी जो शील्डिंग होती है वो बहुत वीक सी होती है ना? जिसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही 4D एंड 5D का साइज़ सिमिलर रहता है। 3D सीरीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो 3D सीरीज़ में क्या रहेगा? 3D सीरीज़ में ऐसा रहता है, पहले तो साइज़ डिक्रीज़ करेगा, फिर साइज़ सेम रहेगा और फिर साइज़ इंक्रीज़ करता है ना? शक्ति विकर्मण, पहले तो साइज़ डिक्रीज़ करता जा रहा है, फिर फीकोनी का साइज़ लगभग सिमिलर रहता है और कॉपर जिंक में साइज़ जिंक का इंक्रीज़ हो जाता है। अब पहली बात है कि पहले साइज़ डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो साइज़ डिक्रीज़ हुआ करता है। बीच में क्या आ जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट लगभग बराबर से हो जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर करने लगते हैं, तो साइज़ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, साइज़ लगभग सेम-सेम रहने लगता है। और लास्ट में क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है कॉपर एंड जिंक के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइज़ेशन एनर्जी। क्या होती है आयनाइज़ेशन एनर्जी? जैसे कि एक एटम ये उसका न्यूक्लियस है ना? और उसके अराउंड में शेल लगी हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिमूव करना है। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट एनर्जी इज़ नोन एज़ आयनाइज़ेशन एनर्जी। अब अगर मैं आयनाइज़ेशन एनर्जी की बात करूँ, ग्रुप में डिक्रीज़ करती है, मतलब जब लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम जाऊँगा, तो आयनाइज़ेशन एनर्जी घटेगी और जब हम पीरियड में चलते हैं लेफ्ट राइट, तो वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है? इसमें डिक्रीज़ करती है। एटॉमिक रेडियस का उल्टा ट्रेंड रहता है, बट कुछ-कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। जैसे आयनाइज़ेशन एनर्जी की एक चीज़ बताऊँ, आयनाइज़ेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन। अगर कहीं पर भी स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ जाएगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? देखो, जैसे सेकंड पीरियड की बात कर लो, लेफ्ट राइट जा रहे हैं, तो सीन क्या होना चाहिए? लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बट 2 एक्सेप्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। बेरिलियम की आयनाइज़ेशन एनर्जी ज़्यादा है, बोरोन से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कॉन्फिगरेशन होती है 2s2। कभी भी अगर हाफ फ़िल्ड ऑर्बिटल आ जाएगा, फुली फ़िल्ड ऑर्बिटल आ जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन की आयनाइज़ेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर रेगुलर ट्रेंड है तो आयनाइज़ेशन एनर्जी नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, बट नाइट्रोजन की आयनाइज़ेशन एनर्जी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका 2p3 सबशेल आ गई, है ना? एक्ज़ैक्टली हाफ फ़िल्ड ऑर्बिटल आ गया, स्टेबल हो गया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। बट यही 2 एक्सेप्शन रहते हैं। इधर आ जाओ, 3D सीरीज़ में चलते हैं। तो लेफ्ट राइट जाते हुए क्या सीन होना चाहिए? आयनाइज़ेशन एनर्जी इंक्रीज़ होनी चाहिए।
है ना? कुछ इस तरह से ट्रेंड आपको देखने को मिलना चाहिए। स्कैंडियम से ज़्यादा होनी चाहिए टाइटेनियम की, टाइटेनियम से ज़्यादा होनी चाहिए वैनेडियम की, फिर क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, निक्कल, कॉपर, जिंक। होता भी ऐसा है, बट 2, 6, 7 में एक्सेप्शन आ जाते हैं। जो एलिमेंट नंबर 2 है, वेरी गुड, जो एलिमेंट नंबर 2 है, जो तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। जो एलिमेंट नंबर 6 है, दैट इज़ आयरन। जो एलिमेंट नंबर 7 है, तो ये भी ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ इस तरह से, इस तरह से। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होती है? डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस इसका फॉर्मूला रहता है ना? और जो डायपोल मोमेंट होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। कहीं भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो उसकी डायपोल मोमेंट बढ़ेगी, ठीक है? अब जैसे हम बात करते हैं, ये हैलोजन हैलोजन में आप लोगों ने ट्रेंड देखा होगा, एक होता है CF, Cl, Br, है ना? I। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो डायपोल मोमेंट इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बट इस केस में ना डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। म्यू क्या होता है? म्यू डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो क्लोरीन में डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, तो CCl की डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा हो जाती है। बाकी एक नॉर्मल सा ट्रेंड है ना? CF पीछे आ जाता है और बाकी CBr, CI ऐसे रहता है। क्यों इसकी कम क्यों है सर CI की? इसका तो डिस्टेंस ज़्यादा है, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना? ये वाला सीन है। उसके बाद HF, HCl, HBr, HEI, ये इसमें तो नॉर्मल सा ही ट्रेंड है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उसकी डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा। सिर्फ यहीं पे एक्सेप्शन है, CCl वाला आ सकता है, ठीक है? अच्छा, एक और अगर कभी आपसे ये हो जाए क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन ऐसा केस आ जाए, तो याद रखिए डायपोल मोमेंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्लोरीन। जितने नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ते जाएँगे, उसकी डायपोल मोमेंट कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल CH3Cl की डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, Cl2 वाले की कम है, Cl3 वाले की और कम है और Cl4 वाले की तो सबसे ही ज़्यादा कम है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है NH3 और NF3 वाला, है ना? बहुतों को क्या लगता है कि फ्लोरीन है ज़्यादा है तो डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं होता भाई, NH3 की डायपोल मोमेंट ज़्यादा होती है। सीन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये एरो किस तरफ दिखाते हो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और रिजल्टेंट डायपोल किस तरफ चलता है? लोन पेयर की तरफ चलता है, तो ये लोन पेयर रहेगा ना? तो सारे एक तरफ चलते हैं तो ऐड हो रही है डायपोल मोमेंट। इस केस में क्या है, नाइट्रोजन है, बट नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, है ना? तो इधर बाहर निकल रही है और इसमें ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें कैंसल आउट हो जाती है बहुत सारी डायपोल मोमेंट। तो NF3 की डायपोल मोमेंट कम होती है और NH3 की डायपोल मोमेंट ज़्यादा होती है। आगे आ जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है अभी? जैसे कि मैं NaCl को ब्रेक डाउन कर दूँ, तो इस पे ना कुछ चार्ज अपीयर होगा, Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। ये जो चार्ज अपीयर हुआ है ना, ये चार्ज क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? अब ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ट्रेंड है? ग्रुप 13 में बात करें, देखो आप ये याद रखना, सबकी NH2 Np 1 to 6 रहेगी, ठीक है? ये वाला सीन रहेगा। अब आप ये देख लेना कि यार जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना, तो इसको गायब कर देना। पी में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे, ठीक है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगी? एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना। और नेगेटिव कैसे रहेगी? एस और पी को जोड़ के ये देख लेना कितने इलेक्ट्रॉन की कमी रह रही है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने में। सर बात समझ में नहीं क्या कह रहे हो? जैसे ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? NH2 Np1। अगर आपको उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना, तो एस को उड़ा दो, तो +1 बची। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो दोनों को जोड़ दो, +3 होगी। ग्रुप 14 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो क्या हो जाएगी? NH2 Np2। अगर आपको इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो S2 को गायब कर दो, पी में 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो 2। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, +4, है ना? +4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। आप ये देख लो कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह रही है। जैसे चलो ग्रुप 15 को एक बार को छोड़ देता हूँ, मैं ग्रुप 16 पे आता हूँ क्योंकि फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा। ग्रुप 16 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? NH2 Np4। अगर आपको लोअर निकालनी है तो S को उड़ा दो, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ये, तो S वाले इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, तो +4 है। हाइयर निकालनी है तो दोनों को जोड़ लो, 2 और 4 कितने हो गए? 6। और अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना, तो आप ये देखो कि इनमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह रही है? तो 4 और 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई? 2 की, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है ना? अब ये क्या होती है? डाउन द ग्रुप जो है, ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाती है क्योंकि डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है ना? डाउन द ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी घटती जाती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो होती। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर वाले केसेस में रहेगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे वाले केसेस में रहेगी, है ना? और नेगेटिव भी ऊपर वाले में रहेगी और नीचे वाले नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाते। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को छीनना, बड़े एटम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छीन पाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे एक्स नाम का एक एटम है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसपे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हीट में कुछ चेंज आएगा, है ना? जनरली हीट रिलीज़ होती है, इसको ही हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है? जनरल ट्रेंड क्या होता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी,
और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। जनरल ट्रेंड यही होता है। तो होना ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए, देन सल्फर, देन सिलीनियम, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम। बट बदतमीजी हो रही है कि ऑक्सीजन की तो सबसे ही कम है। सर ऐसा क्यों होता है? देखो इलेक्ट्रॉन्स को खींचना होता है अपनी तरफ, तो खींचने के लिए अट्रैक्शन शो करनी पड़ेगी, बट ऑक्सीजन का साइज बहुत स्मॉल है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करते हैं। सेम इधर आ जाओ, ऐसा होना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट फ्लोरीन भैया बीच में आ जाते हैं। फ्लोरीन भैया बीच में आते हैं, क्यों? अगेन वही, फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फील होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है घट जाएगी। ड्यू टू स्मॉल साइज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स रिपल्शन, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। देखो यार, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट सबसे पहले अगर मान के चलो एक एलिमेंट के बहुत सारे क्या हैं, ऑक्सो एसिड्स हैं या ऑक्साइड्स हैं, तो ऐसे केस में आप क्या याद रखो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। कहीं भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पर NO में +2 है, इधर +3 है, इधर +4 है, इधर +5 है। तो जैसे-जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जा रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जा रही है। जैसे SO2 और SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +6 है, तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? SO3। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो किसकी देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। तो सीन क्या रहेगा, अगर कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ऑक्साइड तो सारे ही है ना? बट यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन फास्फोरस है, देन आर्सेनिक है, देन एंटीमनी है, देन बिस्मथ है। तो जैसे-जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। आगे आ जाओ, हाइड्राइड्स की बात कर लेते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, पता है ना हाइड्राइड्स क्या होते हैं? जैसे कोई ग्रुप 16 का एलिमेंट है ई, है ना? और ये है हाइड्राइड। हाइड्रोजन पे यहाँ पे +1 चार्ज है और इन एलिमेंट्स पे -2 रहेगा, तो क्रिस क्रॉस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? EH2। EH2 हो जाएगा या फिर H2E लिख सकते हो आप लोग। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बॉन्ड को तोड़ना। देखिए डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड का साइज़ बढ़ता है और जब बॉन्ड का साइज़ बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो उसको ब्रेक करना ईज़ी हो जाता है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी अगेन थर्मल स्टेबिलिटी, भाई हीट के सामने कौन स्टेबल है? छोटे बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, बड़े बॉन्ड को ब्रेक करना ईज़ी है, तो वो उतना स्टेबल नहीं होता, छोटे बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है H2O और सबसे कम स्टेबल है H2PO। बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, रिड्यूसिंग पावर की। रिड्यूसिंग पावर और एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों का मतलब है H कौन ईज़िली देगा? आप खुद से बताओ कौन सबसे ईज़िली H देगा भाई? ये, क्योंकि ये बॉन्ड बड़ा है, ये जल्दी H दे देगा। ये बॉन्ड छोटा है, ये ईज़िली H नहीं देगा, सेम पैटर्न ही है ना? टेंडेंसी टू रिलीज़ H। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप बढ़ रही है हाइड्राइड्स की, है ना? आगे मूव करते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वही बात है बेटा, बॉन्ड को तोड़ना है। जितना छोटा बॉन्ड है, उसको तोड़ना उतना मुश्किल है। तो HF को तोड़ना मुश्किल है, HI को तोड़ना ईज़ी है। स्टेबिलिटी की बात करें, हीट के सामने कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? छोटा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है। तो HF सबसे ज़्यादा स्टेबल है, HI सबसे कम स्टेबल है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें कि कौन अपना H पॉजिटिव सबसे ईज़िली रिलीज़ करेगा? खुद से बोलो, कौन सबसे पहले अपना H रिलीज़ करेगा भाई? ये छोटू, नीचे वाला, नीचे वाला, क्योंकि बॉन्ड बड़ा है, जल्दी बॉन्ड टूटेगा, जल्दी H को रिलीज़ कर देगा। तो वही बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ से रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है। आगे आ जाओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होती है? बढ़ती है। गलत बोल रहा हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप बॉन्ड बड़ा होएगा, ब्रेक करना ईज़ी है। तो सबसे ईज़ी है ब्रेक करना I को। फिर तो सर सबसे मुश्किल होना चाहिए फ्लोरीन को, होना तो यही चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड छोटू-सा होता है, तो इसको तोड़ना मुश्किल होना चाहिए। बट सीन क्या बनता है कि जैसे फ्लोरीन के एटम है ना? इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, छोटा-सा बॉन्ड है और इनके पास ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना यार, ये आपस में रिपल्शन करते हैं, रिपेल मारते हैं एक-दूसरे को। रिपल्शन से इनका बॉन्ड वीक हो जाता है, तो तोड़ना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है? क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की और फ्लोरीन बीच में आता है। रिएक्टिविटी की बात करें, तो भई जितना बॉन्ड आसानी से टूटेगा उतना ईज़िली रिएक्शन होएगी। तो सबसे ईज़िली बॉन्ड टूट जाता है फ्लोरीन का। सर फ्लोरीन का बॉन्ड ईज़िली क्यों टूटता है? अभी तो बताया, छोटू-सा बॉन्ड है। जो लोन पेयर हैं वो रिपल्शन करते हैं, तो बॉन्ड वीक हो जाता है, टूट जाता है, तो जल्दी टूट के जल्दी रिएक्शन कर लेता है। इसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब डिफरेंट हैलोजेन्स आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे ClF3, BrF3, BrF5, IF7, ये सब डिफरेंट हैलोजन। इसमें क्या होता है, साइड मिसमैच हो रहे होते हैं ना, तो इनका भी सिमेट्री से बन नहीं पाती। इनका भी बॉन्ड इज़िली टूट जाता है, तो इज़िली रिएक्शन कर लेते हैं। देन है Cl2, Br2 एंड I2। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्या ऑर्डर रहता है? ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का क्या ऑर्डर है? जनरल ट्रेंड तो यही है कि डिक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। 15, 16, 17, 18 के लिए जनरल ट्रेंड क्या है? इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। अब सीन समझो, थोड़े बहुत एक्सेप्शन भी रहते हैं। जनरल ट्रेंड सब फॉलो नहीं करते। मेन बात है एक्सेप्शंस की। जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करो। बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या बोला कि डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा फॉर ग्रुप 13 एंड 14 एंड इंक्रीज़ करेगा फॉर ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18। देखो सबके केस में क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। 15, 16, 17, 18 में। अच्छा 17, 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। 15, 16 में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है?
नच, पंजाबन, अस्सी, सब बेताब ऐसे होना चाहिए था कि सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था वो बिस्मथ का होना चाहिए था। इसमें उससे टेपो तो सबसे ज़्यादा पोलोनियम का होना चाहिए था बट ज़्यादा है टेल्यूरियम का। सीन क्या बनता है? यहाँ पे एक्सेप्शन है, याद रखिए 45, 45 मतलब 4 आगे चला गया, सॉरी 4 आगे चला गया और 5 इधर आ गया। आगे मूव करते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का क्या सीन समझाया मैंने आप लोगों को? अच्छा जो ग्रुप यहाँ पर 17 और 18 के लिए यहाँ पर है नो एक्सेप्शन, इधर कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। एक्सेप्शंस कहाँ है? 13, 13, 14, 15, 16 अच्छा 13, 14 का ट्रेंड क्या था? डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करेगा। 15, 16 का ट्रेंड क्या था? डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेगा। ये चौंथ सी दिख रही है ना? मतलब बोरोन का ज़्यादा है। ये कम होता जा रहा है धीरे-धीरे। बट एक्सेप्शन क्या हो गया? यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था बाबा अली गए, गए आना चाहिए था। यहाँ से इंडिया से थाईलैंड, ये टीएल सबसे लास्ट में आना चाहिए था बट इसका याद रखोगे 35, 3 और 5 ने पोज़ीशन एक्सचेंज कर ली। 14 में चाँद सी, जिन्नी, ये ऐसे नहीं है, ये होता है जिन्नी। चाँद सी, जिन्नी, सोनी पंजाबन, है ना? ऐसे रहता है सोनी पंजाबन बट इसका एक्सेप्शन क्या रहेगा भैया? 45, 4 और 5 ने अपनी पोज़ीशन एक्सचेंज कर ली। अब 15-16 पे आ जाओ, 15-16 का जनरल ट्रेंड क्या है? डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है। जी, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट फास्फोरस का है, हाइड्रोक्सिन से ज़्यादा सल्फर का है। बट एक्सेप्शन कहाँ पे आ जाएगा? 35, 3rd और 5th ने अपनी पोज़ीशन को एक्सचेंज कर लिया। इसका एक्सेप्शन क्या है? 45 याद रहेगा 35, 45, 35, 45 3-4 एक्सेप्शंस मैंने आप लोगों को बताए हैं और इन नोट्स को सामने रख के देख लो 6-7 मिनट में तुम्हें याद 10 मिनट में याद हो जाएँगे यार। है ना? 10 मिनट में याद हो जाएँगे। मेल्टिंग पॉइंट में क्या है? 17-18 नॉर्मल है, 13-14 एक्सेप्शन है क्या? 35-45 15-16 एक्सेप्शन है, 35-45 इधर सब कुछ सही है बॉइलिंग पॉइंट में बट 15-16 एक्सेप्शन है। 15-16 में क्या एक्सेप्शन है? 45 का एक्सेप्शन है। जनरल ट्रेंड क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का? जनरल ट्रेंड होता है बॉइलिंग पॉइंट का 13 और मेल्टिंग पॉइंट का जनरल ट्रेंड क्या होता है? 13 और 14 के लिए डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करेगा और 15, 16, 17, 18 के लिए क्या ट्रेंड रहता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट में कहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है? 13, 14, 17, 18 में एक्सेप्शन नहीं है और मेल्टिंग पॉइंट में कहाँ है एक्सेप्शन नहीं है? 17, 18 ये थोड़े बुजुर्ग से हो चुके हैं, ये थोड़ा कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, ये ज़्यादा पंगे लेना नहीं चाहते बेटा, है ना? तो ये था हमारे पास एक्सेप्शंस एंड ट्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर होगा। स्टिल कुछ भी डाउट हो कमेंट्स सेक्शन में बता देना और नई वीडियो किस टॉपिक पे बताएँ ये बता देना। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। जल्द मिलते हैं। ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर।